अखबार पढ़ते हुए विपिन का मुंह आज फिर से लटक गया। ये रेप की घिनौनी घटनाएं हर रोज की सुर्खियां बनती जा रही हैं। न जाने कब हमारे देश की बेटियां सुरक्षित होंगी। अखबार के पन्ने पलटो तो केवल जुर्म और दुखद समाचार ही सामने होते हैं। अब छोड़िए भी, समाज है, संसार है, कुछ न कुछ तो होता ही रहेगा। दामिनी ने चाय का कप थमाते हुए कहा, तुम समझती नहीं हो। मेरी चिंता केवल समाज के दायरे में नहीं, अपनी देहरी के भीतर भी लांघती है। जब घर में एक नवयौवना बेटी हो तो माता पिता को चिंता रहना स्वाभाविक है। सृष्टि बड़ी हो रही है, हमारी नज़रों में भले ही वह बच्ची है और बच्ची ही रहेगी, लेकिन बाहर वालों की नज़रों में वह एक वयस्क है। जब कभी मैं उसे छोड़ने उसके कॉलेज जाता हूँ तो आसपास के लोगों की नज़रों को देखकर असहज हो उठता हूँ। अपनी बेटी के लिए दूसरों की नज़रों में अजीब भाव देखना मेरे लिए असहनीय हो जाता है। कभी कभी मन करता है कि इस ओर से आंखें मूंद लूं, किंतु फिर विचार आता है कि शुतुरमुर्ग बनने से स्थिति बदल तो नहीं जाएगी। कितना सोचते हैं आप? अरे, इन नज़रों का सामना तो हर लड़की को करना पड़ता है, हमेशा से होता आया है और शायद सदा होता रहेगा। जब मैं पढ़ती थी तब भी गली मोहल्ले और स्कूल कॉलेज के लड़के फप्तियाँ कसते थे। यहाँ तक कि पिताजी के कई दोस्त भी गलत नज़रों से देखते थे और बहाने से छूने की कोशिश करने से बाज नहीं आते थे। आजकल की लड़कियाँ काफ़ी मुखर हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है यह देखकर कि लड़कियाँ अपने खिलाफ हो रहे जुल्मों के प्रति न केवल सजग हैं बल्कि आगे बढ़कर उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाती हैं। फिर चाहे वे पुलिस में रिपोर्ट करें या सोशल मीडिया पर हंगामा करें। यह देखकर मेरा दिल बेहद सुकून पाता है कि आजकल की लड़कियां अपनी इज्जत ढकने से नहीं बल्कि जुल्म न सहन में करने से विश्वास रखती हैं। हमारा ज़माना तो होता था कि जुल्म के खिलाफ बात वहीं दफन कर दी जाती थी। घर के मर्दों को तो पता ही नहीं चलता था। माएँ चुप रहने की घुट्टी पिला दिया करती। विपिन ऑफिस चले गए, सृष्टि कॉलेज, किंतु सुबह हुई बातें दामिनी के मन पर छाई रही। आज उसे अपने कॉलेज के ज़माने का वह किस्सा याद आ गया जब बस के लिए उसे काफ़ी दूर तक सुनसान सड़क पर पैदल जाना पड़ता था। नया नया कॉलेज जाना शुरू किया था, इसलिए उमंग भी नहीं थी। कुछ सीनियर लड़कियों को लिफ्ट लेते देखा था। दामिनी और उसकी सहेलियों को भी यह आइडिया अच्छा लगा। इतनी लंबी सड़क पर भरी दोपहरी की गर्मी में पैदल चलने के लिए अच्छा है कि लिफ्ट ले ली जाए। वैसे भी इस सड़क पर चलने वाले ज़्यादातर कार वाले इसी उम्मीद पर रहते थे कि कॉलेज की लड़कियां उनसे लिफ्ट ले लेंगी। अमूमन सभी को यह अंदाज़ा था कि इस सड़क पर लिफ्ट लेने देने का कल्चर है। उस दोपहर भी दामिनी और उसकी सहेलियां लिफ्ट लेने की उम्मीद में सड़क पर खड़ी थी। एक गाड़ी आकर रुकी। दामिनी उसकी आगे वाली सीट पर, उसकी दो सहेलियां पीछे की सीट पर बैठ गई। चालक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वह इस गाड़ी का मालिक नहीं, ड्राइवर हो। तीनों सहेलियां गाड़ी में चुपचाप बैठी थी कि अचानक ड्राइवर ने अपना उल्टा हाथ बढ़ाकर दामिनी के वक्षस्थल को दबोच लिया। कुछ क्षण को दामिनी हतप्रभ होने के कारण कोई प्रतिक्रिया न दे पाई। जैसे ही उसे यह आभास हुआ कि उसका हाथ साथ क्या हुआ है, उसने प्रतिकार करते हुए वह हाथ झटक दिया और उच्च स्वर में चिल्लाई, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी अभी के अभी। अजीब बहसी नज़रों से वह ड्राइवर दामिनी को घूरने लगा, परंतु पीछे बैठी दोनों लड़कियों के भी चिल्लाने पर उसने गाड़ी साइड में रोक दी। आनन फानन तीनों उतरकर वहां से भागी। आज का समय होता तो दामिनी यकीनन सोशल मीडिया पर आग लगा देती, जी भरकर शोर मचाती। अपने स्मार्टफोन से संभवतया उस ड्राइवर की तस्वीर भी ले चुकी होती। उसकी गाड़ी का नंबर भी पुलिस में दर्ज करवाती, सो अलग। इतनी हिम्मत आ गई है आजकल की बच्चियों में, शाबाश है। यह सोचती हुई दामिनी घर के कामों में निपटाने लगी, किंतु आज पुरानी यादें दिमाग पर बादल बनकर छा रही थी। इसी धुंध में उसे प्रिया का किस्सा भी याद हो आया। प्रिया उसकी पक्की सहेली थी।
एक शाम कॉलेज से लौटते हुए अचानक घिर आई बारिश में जब प्रिया एकाएक फंस गई तो उसने भी लिफ्ट लेने की सोची। फर्स्ट ईयर की छात्रा में जितनी समझ हो सकती थी बस उतनी ही समझ इन लड़कियों में थी। लिफ्ट के लिए रुकी हुई गाड़ी में बैठते समय प्रिया ने यह भी नहीं झांका कि कार के अंदर कौन बैठा है। बारिश से बचने के लिए जल्दी से पीछे की सीट पर बैठ गई, किंतु कार चलते ही उसे महसूस हुआ कि गाड़ी में पहले से 4 लोग बैठे हुए हैं। प्रिया ने गाड़ी चालक से कहा, अंकल जी प्लीज मुझे अगले चौराहे पर उतार दीजिएगा, मेरा घर वहाँ से पास है। अंकल किसे कह रही हो? हम तो आपके अंकल नहीं हैं। उसके यह कहते ही जब उसके सारों साथी हंसने लगे तब प्रिया को काटो तो खून नहीं, वह बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। परंतु उन दिनों दुनिया इतनी खराब नहीं थी जितनी उसने सोची थी। वे भले थे जिन्होंने ऐसा केवल प्रिया को सबक सिखाने के लिए किया था। इस अनुभव से प्रिया को और उसके द्वारा यह सुनाने पर अन्य सभी सहेलियों को चौकन्ना कर दिया था। उन दिनों लड़कियां अपने पर्स में सेफ्टी पिन के गुच्छे रखा करती थी ताकि जब कोई पुरुष आपत्तिजनक समीपता दिखाए तो वे उसे अपने शरीर से दूर करने में सफल हो जाए। आजकल की तरह पेपर स्प्रे तो मिलता नहीं था। आजकल की तरह कोई सेफ्टी ऐप या जीपीएस भी नहीं था। कितनी सहूलियत हो गई है आजकल लड़कियों को, सोचती हुई दामिनी घर का काम निपटा कर कुछ देर सुस्ताने लगी। शाम को जब सृष्टि घर लौटी तो दामिनी से प्यार से कहने लगी, इस वीकेंड आपका 50वां जन्मदिन है, बहुत स्पेशल कुछ खास करके सेलिब्रेट करेंगे। बताओ मम्मा क्या चाहते हो आप? अपने जन्मदिन पर अपनी विशेष की लंबी लिस्ट बनाओ, मैं और पापा मिलकर पूरा करेंगे। क्या याद दिला रही हो? मैं बूढ़ी हो रही हूँ, 50 साल, बाप रे! यह जानकर ही बुढ़ापा दिमाग पर छाने लगा। कैसी बातें करती हो मम्मा? अभी तो मेरी मम्मा यंग एंड स्वीट है। आपको देखकर कौन कह सकता है कि 50 साल के होने जा रहे हो? सृष्टि उसका हाथ पकड़ते बोली, ये सब तो धोखा है जो कॉस्मेटिक की सहायता से हम औरतें खुद और दूसरों को देखकर खुश हो जाती हैं। दामिनी हंसते हुए कहने लगी। सृष्टि ने उस दिन के जन्मदिन की तैयारी शुरू कर दी। पार्टी पेपर्स, हैप्पी बर्थडे स्टिंग, दिल के सेब के गुब्बारे और मेहमानों की एक लिस्ट। दामिनी ने 50वां जन्मदिन को वाकई खास बनाना चाहती थी। उसकी बेटी विपिन का भी पूरा सहयोग था। केवल धन दान से ही नहीं बल्कि श्रम दान से भी विपिन साथ दे रहे थे। अगली सुबह दामिनी थोड़ी देर से उठी। आज फिर उसे माइग्रेन था, अटैक आया था। सुबह उठने के साथ ही सिर में दर्द शुरू हो गया था। ऐसे में अक्सर उसकी इंद्रियां उसका पूरा साथ नहीं निभाती थी, सो हर काम थोड़ा धीमी गति से होता था। क्या हुआ मेरी प्यारी मम्मा को? सृष्टि उसका उतरा चेहरा देखकर पूछने लगी। बेटा फिर वही सिर दर्द। दामिनी अपना माथा सहलाती हुई बोली, उफ, आप दवाई लेकर रेस्ट करो, हमारे जाने के बाद कोई काम मत करना। सृष्टि की बात मानकर विपिन और उसके चले जाने के बाद दामिनी दवा खाकर कुछ देर सो गई। फोन की घनघनाहट से दामिनी की आंख खुली। हेलो, टूटी हुई आवाज़ में वह बोली, दामिनी रजत बोल रहा हूँ। मेरे सहकर्मी को अपनी बेटी के दाखिले के सिलसिले में सृष्टि से कुछ पूछना है, पर न जाने क्यों उसका सेलफोन स्विच ऑफ आ रहा है। जरा उसे बुलाकर अपने फ़ोन से बात करवा दो। सृष्टि कॉलेज से अभी लौटी कहाँ है? आज तबीयत थोड़ी ढीली लग रही थी इसलिए आंख लग गई। क्या समय हुआ है? रात के 8 बज रहे हैं। सृष्टि अभी तक नहीं लौटी? विपिन के स्वर में चिंता के भाव घुलने लगे। समय सुनकर दामिनी भी हड़बड़ा कर उठ बैठी। इतनी देर तो सृष्टि कभी नहीं होती। उस पर उसका फ़ोन ऑफ आ रहा है, ऐसा क्या हो गया? कहती हुई दामिनी के पसीने छूट गए। क्या तुम उसकी सहेलियों के घर जानती हो? विपिन ने पूछा। हाँ, कुछ सहेलियां पास में रहती हैं, मैं फ़ौरन जाकर पूछ आती हूँ। तुम कहाँ हो? दामिनी बोली, मैं ऑफिस से घर के लिए चल दिया हूँ।
सृष्टि के कॉलेज के रास्ते में ही हूँ, मैं पूरा रास्ता उसे देखता आऊँगा। विपिन काफ़ी घबरा कर बोल रहे थे। मैं भी पास पड़ोस अपने मोहल्ले व हाईवे तक सृष्टि को देख कर आती हूँ। दामिनी ने जल्दीबाजी में अपनी चुन्नी उठाई और सड़क की ओर दौड़ पड़ी। सबसे पहले दामिनी ने सृष्टि को सबसे पास रहने वाली सहेली का दरवाज़ा खटखटाया तो उसने बताया, आंटी आज मैं कॉलेज गई नहीं हूँ। क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों हैं? मगर दामिनी के पास उत्तर देने का समय न था। वह भागती हुई दूसरी सहेली के घर पहुंची, फिर तीसरी। पड़ोस में केवल इतनी ही लड़कियां सृष्टि के कॉलेज में पढ़ती थी। कहीं भी सृष्टि की खबर न पाकर दामिनी की चिंता बढ़ती जा रही थी। दामिनी अब हाईवे की ओर चलने लगी। तीव्र गति से कदम बढ़ाती दामिनी अब सुबुकने लगी कि पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी। इतनी देर कभी नहीं हुई उसे। फ़ोन क्या स्विच ऑफ है? कम से कम एक फ़ोन कर देती, आएगी तो बहुत डांटूंगी। यह भी कोई तरीका हुआ? मन ही मन बड़बड़ाती हुई अपनी आंसुओं को पोंछती हुई दामिनी हाईवे पर चली जा रही थी। कभी दुकान पर बैठे चाय पी रहे लोगों से पूछती तो कभी सड़क पर चले जा रहे लोगों को अपने फ़ोन पर सृष्टि का फ़ोटो दिखाकर उसके बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास करती। उधर विपिन जगह जगह अपनी कार रोककर सृष्टि को खोजने के प्रयत्न में थे। घर निकट आता जा रहा था किंतु सृष्टि का कुछ पता नहीं चल रहा था। विपिन की बेचैनी अब बढ़ती जा रही थी। कार चलाते हुए अब वे हाईवे पर पहुंच चुके थे। रात काफ़ी हो चुकी। गाड़ियां तेज रफ्तार से अपने गंतव्य स्थान को दौड़ी जा रही थी। कार चलाते हुए विपिन घर के निकट पहुंचने लगा, लेकिन सृष्टि का कोई अता पता न था। विपिन किसी अनिष्ट की आशंका से घबरा रहे थे। तभी उन्होंने सड़क के किनारे किसी को औंधे मुँह गिरा देखा। तेजी से गाड़ी को साइड में लगाते हुए विपिन और उस ओर बढ़ चले। वह किसी स्त्री का शरीर था जिस पर कपड़े बेतरतीब अवस्था में थे। करीब 10 फर्लांग दूर चुन्नी पड़ी थी। विपिन बेहद घबरा गए, कहीं यह सृष्टि तो नहीं। आज क्या पहना था सृष्टि ने, यह भी विपिन को नहीं पता था, क्योंकि सृष्टि उनके ऑफिस जाने के बाद ही अपने कॉलेज जाया करती थी। लगभग भागते हुए विपिन उस घर की तरफ बढ़े और कंधे पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ा। उसके बाद तो उन्होंने देखा उनके चेहरे पर विषादपूर्ण भाव उभर आए। पल भर में मानो उन्हें काट मार गया। यह तो दामिनी है। उनके मुंह से अस्फुट बोल निकले। दामिनी से दूर गिरी उसकी चुन्नी, कंधे पर सरका हुआ उसका कुर्ता, खुली हुई सलवार जो उसके घुटनों तक गिरी हुई थी, और दुख व तकलीफ में लिपटा उसका चेहरा आदि सब कुछ साफ साफ दर्शा रहा था कि उसके साथ क्या बीत चुका है। जिस अनहोनी की आशंका दोनों माता पिता अपनी नवयौवना बेटी के लिए कर रहे थे, यथार्थ में वह दुर्घटना दामिनी के साथ घट चुकी थी। यह क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे? यह इस हालत में? उठो दामिनी, कहते हुए विपिन सहारा देकर दामिनी को उठाने लगा। दामिनी मूर्छित सी अवस्था में उठने का प्रयास करने लगी। सृष्टि को ढूंढते हुए वह यहाँ एक सुनसान कोने में पहुँच गई थी। सृष्टि का नाम पुकारती वह यहाँ वहाँ भटक रही थी कि सड़क से गुजरती एक गाड़ी में सवार कुछ लड़कों की गंदी नज़र उस पर पड़ गई। अकेली औरत चिंता में बेहाल रुकी हुई गाड़ी की ओर बेध्यानी से बढ़ती चली गई और कुछ सशक्त हाथों ने उसे गाड़ी के भीतर घसीट लिया। इन्हीं सड़कों पर चलती गाड़ी ने उसके साथ वही अपमानजनक अनहोनी दुर्घटना घट गई, जैसी खबरें अखबार में पढ़ते हुए विपिन का मन परेशान हो जाया करता। कौन सोच सकता था कि जवान लड़की की माँ को भी वही खतरा, जिसका डर अक्सर माता पिता को अपनी युवा बेटियों के लिए लगता है। जमाना सेफ्टी पिन का हो या पेपर स्प्रे का, औरतों के लिए सुनसान गलियां हमेशा से खतरा रही हैं और आज भी हैं। उठो दामिनी, हिम्मत करो, घर चलो। विपिन दामिनी को दिलासा देने लगे। क्या औरतों के लिए घर की देहरी लांघना सदा ही लक्ष्मण रेखा का प्रश्न रहेगा? किसी भी उम्र की औरत हो, कोई भी शहर हो, कोई भी जमाना हो,
कब तक औरतों की इज्जत के लिए हर गली कच्ची रहेगी? कब तक हर औरत को रेप जैसे अपमानजनक अपराध के बाद ऐसे मुंह छिपाना पड़ेगा, मानो वह इसका शिकार नहीं बल्कि असली गुनहगार है? केवल दामिनी नाम रख देने से औरत में शक्ति नहीं आती है। वह फिर भी निर्बल, भेद, आलोचनी, अशक्त रहती है। कब होगी वह सुबह जो सच्चा सवेरा लाएगी? कब बिखरेगी वे किरणें जो सच्चा उजाला फैलाएंगी? दामिनी शून्य दिल दिमाग लिए लंगड़ाती हुई विपिन के कंधों का सहारा लिए अपनी कार में बैठ गई। विपिन कहा दामिनी रोने लगी। देखो ना यह क्या हो गया। फिर स्वयं को समेटती हुई बोली, पुलिस स्टेशन चलो, मुझे FIR लिखवानी है। विपिन ने गाड़ी को सड़क के एक ओर लगाया और दामिनी के सिर पर हाथ फेर कर उसे शांत करने लगे। जो होना था सो हो गया, अब इन बातों से क्या होगा? इतनी रात को यहाँ सुनसान कोने में कौन सी गाड़ी थी, कौन लोग थे, क्या तुम पहचान पाओगी? क्या तुमने गाड़ी का नंबर देखा? पुलिस सब पूछेगी, तुमसे सबूत मांगेगी। उस पर जब यह खबर समाज में फैल जाएगी तो हमारे परिवार की इज्जत का क्या होगा? सब रिश्तेदार क्या कहेंगे? सृष्टि पर क्या बीतेगी? आगे चलकर उसकी शादी के समय कुछ सोचो दामिनी। भलाई इसी में है कि इस बात को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। आने वाले कल के बारे में विचार करो। फिर दामिनी को पानी की बोतल पकड़ाते हुए विपिन आगे कहने लगे, मैं तुम्हारी तकलीफ़ समझता हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस घटना के कारण तुम्हारे प्रति मेरे प्यार में कोई कमी नहीं आएगी। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। अपने मन में से आज इस रात को हमेशा के लिए मिटा दो। आज के बाद हम इस पर जिक्र कभी नहीं करेंगे। तभी विपिन का फ़ोन बजा। स्क्रीन पर सृष्टि का नाम देख उन्होंने लपक कर फ़ोन उठाया। सॉरी पापा, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था, बैटरी डेड हो गई थी, मुझे आज घर लौटने में देर हो गई। वह असल में एक फ्रेंड का बर्थडे था और पार्टी में थोड़ी लेट हो गई, पर अब मैं घर आ चुकी हूँ। लेकिन मम्मा घर पर नहीं है, आप दोनों कहाँ हैं? सृष्टि ने पूछा। सृष्टि घर आ चुकी है, लेकिन उसके कुछ समय देर से आने के कारण उसके अभिभावक इतना घबरा गए कि एक ऐसा कटु अनुभव अपने जीवन में जोड़ बैठे जिसे भूलना शायद संभव नहीं। दामिनी के मन में अब झंझावत चल रहा था। क्या करे वह? क्या उसके लिए इस दुर्घटना को भुलाना संभव होगा? क्या इतना आसान है यह? इन्हीं सब विचारों में उलझी दामिनी घर के सामने आ रुकी। अपनी गाड़ी से उतरना नहीं चाह रही थी। काश वह समय की सुई उल्टी घुमा पाती और सब कुछ पहले की तरह खुशहाल हो जाता। उसकी गृहस्थी, प्यारी सी बेटी, स्नेह लुटाता पति, अब तक सब कुछ कितना स्वप्निल रहा उसके जीवन में। विपिन की आवाज़ पर दामिनी धीरे से उतरकर घर में प्रविष्ट हो गई। कहाँ गए थे आप दोनों? सृष्टि के प्रश्न पर दामिनी से पहले विपिन बोल उठे, तेरी मम्मा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर के पास गए थे। अगले 2 दिनों तक दामिनी यूं ही निढाल पड़ी रही। उसका मन किसी भी काम, किसी भी बात में नहीं लग रहा था। रह रहकर जी चाहता था कि पुलिस के पास चली जाए और उन दरिंदों को सज़ा दिलवाने के लिए संघर्ष करे। फिर विपिन द्वारा कही बातें दिमाग में घूमने लगी। बात तो उनकी भी सही थी। उसके पास पुलिस को बताने के लिए कोई ठोस बात नहीं, कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इन दिनों विपिन ने घर संभाल लिया क्योंकि वे दामिनी को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहते थे। वे उसके दिल और दिमाग की स्थिति से अनजान नहीं थे और इसलिए उसे सामान्य होने के लिए पूरा समय देने को तैयार थे। सृष्टि जरूर बर्थडे पार्टी को तैयारी में लगी हुई थी। अब पार्टी में केवल 3 दिन शेष थे। विपिन दामिनी की मानसिक हालत समझ रहे थे, इसलिए वे पार्टी को लेकर जरा भी उत्साहित न थे। लेकिन सृष्टि को क्या बताते भला, इसलिए उसके सामने वे चुप ही रहे। अगली सुबह विपिन के ऑफिस चले जाने के बाद सृष्टि दामिनी से साथ मार्केट चलने का आग्रह करने लगी। मम्मा, आपके लिए एक न्यू ड्रेस लेनी है। आखिर आप पार्टी की शान होने वाली हो, अब से स्टाइलिश ड्रेस लेंगे। सृष्टि चहक रही थी, लेकिन दामिनी का मन उचट चुका था। वह अपने मन को शांत करने के में स्वयं को असमर्थ पा रही थी।
सृष्टि की बात से दामिनी के घाव फिर हरे होने लगे। पार्टी शब्द सुन दामिनी को उस रात की बर्थडे पार्टी के कारण वह देर से घर लौटी थी। ना सृष्टि पार्टी के चक्कर में पड़ती और ना ही दामिनी के साथ यह हादसा होता है। अपने बिगड़ते मूड से दामिनी ने उस रात सृष्टि के देर से घर आने को लेकर कुछ उखड़े लहजे में कहा, पार्टी पार्टी पार्टी। उस रात किसकी बर्थडे पार्टी थी? क्या तुम एक फ़ोन भी नहीं कर सकती थी? इतनी लापरवाह कब से हो गई तुम सृष्टि? अचानक नाराज दामिनी को देख सृष्टि चौंक गई। वह मम्मा, अब क्या बताऊं आपको। उस शाम मुझे कुछ ऐसी बात पता चली कि ना तो मुझे समय का आभास रहा और ना ही अपने डिस्चार्ज हुए फ़ोन का चार्ज करने का होश रहा और ना ही अपने डिस्चार्ज हुए फ़ोन को चार्ज करने का होश रहा। कुछ पल सोचने के पश्चात सृष्टि आगे कहने लगी, पहले मैंने सोचा था कि आपको यह बात बताकर चिंतित नहीं करूँगी, पर अब सोचती हूँ कि बता दूँ। सृष्टि और दामिनी का रिश्ता भले ही माँ बेटी का था, लेकिन उनका संबंध दोस्तों जैसा था। सृष्टि अपनी हर बात बेझिझक अपनी माँ से बांटती आई थी। आज भी उसने अपनी माँ को शाम हुई देर के पीछे का असली कारण बताने का निश्चय किया। माँ, मेरी सहेली है ना निधि, उसका एक बॉयफ्रेंड है। निधि अक्सर उससे मिलने उसके पीजी रूम पर जाया करती थी। यह बात केवल उन दोनों को ही पता थी, मुझे भी नहीं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से निधि और उस लड़के में कुछ अनबन चल रही थी। निधि ने ब्रेकअप करने का मन बना लिया। यह बात उसने अपने बॉयफ्रेंड से कह डाली। वह निधि से अपने निर्णय पर दोबारा विचार करने की जिद करने लगा। फिर उसने निधि को एक लास्ट टाइम इस विषय पर बात करने के लिए अपने पीजी रूम में बुलाया। बस निधि से गलती यह हुई कि वह उस लड़के की बात पर विश्वास कर आखिरी बार उससे मिलने को राजी हो गई। दामिनी ध्यान से सृष्टि की बात सुन रही थी, साथ ही उसका मन उस उलझन में गोते लगा रहा था। क्या उसे भी सृष्टि को अपनी आप बीती सुना देनी चाहिए? उस दिन रूम में निधि के बॉयफ्रेंड के अलावा 3 लड़के और मौजूद थे, जिन्हें उसने अपने दोस्त बताया। जब निधि ब्रेकअप के अपने निर्णय पर अडिग रही तो उन चारों ने मिलकर उसका रेप कर डाला। उसके बॉयफ्रेंड को उससे बदला लेना था। उफ, कितनी घिनौनी सोच है। या तो मेरी या किसी की भी नहीं। ओह, कहकर सृष्टि के चेहरे पर पीड़ा, दर्द, क्रोध और घिन के मिले जुले भाव उभर आए। वह आगे बोली, आप ही बताओ मम्मा, जब निधि मुझसे ये सारी बातें शेयर कर रही थी तब ऐसे समय का ध्यान कैसे रहता? सृष्टि की बात सही थी। उस समय अपनी बात ढकने के लिए उसने बर्थडे पार्टी का झूठा बहाना बना दिया था। अगर आज असलियत जानने के बाद दामिनी के पास भी कोई जवाब न था, वह चुपचाप सृष्टि का हाथ थामे बैठी रही। निधि ने अब आगे क्या करने का सोचा है, बस इतना ही पूछ पाई। इसमें सोचना क्या है मम्मा, जो हुआ उसे एक दुर्घटना समझकर भुला देने में ही निधि को अपनी भलाई लगी है। वह कहती है कि जिस नीयत से उसके बॉयफ्रेंड ने उसका रेप किया, वह नहीं चाहती कि वह उसमें कामयाब हो। वह इस घटना को अपने वजूद पर हावी नहीं होने देना चाहती। वैसे देखा जाए मम्मा, तो उसकी बात में दम तो है। एक घटना हमारे पूरे व्यक्तित्व का आईना नहीं हो सकती। आखिर रेप को इतनी वरीयता क्यों दी जाए कि उससे पहले और बाद के हमारे जीवन में इतना बड़ा फर्क पड़े? ठीक है, हो गई एक दुर्घटना, पर क्या अब जीना छोड़ दें या फिर बस मर कर अफसोस करते हुए रोते हुए ज़िंदगी गुजारें? इस बात को अपने मन में दफना कर आगे क्यों ना बढ़ जाएं? वह भी पूरे आत्मविश्वास के साथ। सृष्टि न जाने क्या कुछ कहे जा रही थी आज दामिनी के सामने। आज की लड़कियों की केवल हिम्मत ही नहीं, उनके सुलगते विचार और कांतिशील व्यक्तित्व को उजागर हो रहे थे। वे सिर्फ हिम्मत ही नहीं रखती, बल्कि समझदारी से भी काम लेती हैं। जिन बातों से अपना जीवन सुधरता हो, वे ऐसे निर्णय लेना चाहती हैं, ना कि भावनाओं में बहकर खुद को परेशानी में डालने के कदम उठाती हैं। अपनी बेटी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दामिनी के अंदर भी कुछ बदल गया। जब सृष्टि की बात पूरी हुई, तब तक माँ बेटी चाय के खाली कप मेज पर रख चुकी थी। तो चल
कौन सी मार्केट ले चलेगी? एक शानदार सी ड्रेस खरीदने के लिए, दामिनी ने कहा तो सृष्टि खुशी से उछल पड़ी। मैंने तो शॉप भी तय कर रखी है, बस आपकी ड्रेस की फिटिंग चेक करनी है मेरी प्यारी मम्मा। कह उसने अपनी दोनों बाहें दामिनी के गले में डाल दी। दामिनी भी सृष्टि को बाहों में ले हंसती हुई झूम उठी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी।